नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था द्विवेदी युग की जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उनमें देशभक्ति, राष्ट्रीयता, मानवतावाद, प्रकृति का आलम्बन रूप, यहाँ तक। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इतिवृत्तात्मकता और खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, जो काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही थी द्विवेदी युग में। तो भारतेंदु युग के कवियों ने काव्य शैली के क्षेत्र में नए प्रयोग न अपना करके जो रीतिकालीन शब्द चमत्कार प्रधान और प्रभावपूर्ण शैली है उसी में ही उन्होंने काव्य रचनाएं की थी। तो द्विवेदी युग में कविता कथात्मक प्रवाह के साथ चलती थी और साकेत और यशोधरा आदि जो रचनाएं हैं उनमें ये प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो द्विवेदी युग में ब्रजभाषा कवियों को छोड़कर के बाकी सभी ने रीतिकालीन अभिव्यक्ति प्रणाली का विरोध किया था। उनकी कविताओं में संस्कृति साहित्य के नए नए छंदों और तथ्य प्रदान जो सीधी सपाट भाषा है उसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो कल्पना की लंबी उड़ानों के सहारे जो संश्लिष्ट बिंब रचे गए हैं उनका हृदय को स्पर्श करने वाली जो छटा है उसका वर्णन द्विवेदी युग के कवियों में देखने को नहीं मिलता है। फिर 1907 की जो सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित एक कविता है जिसमें उनकी जो पंक्तियां हैं उसमें इतिवृत्तात्मक शैली का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। जैसे विद्या बुद्धि निधि प्रधान, न ग्रंथ होते यदि विद्यमान, तो जानते क्यों कर आज मित्र, स्वपूर्वजों के हम सच्चरित्र, हे ग्रंथ द्रव्य आदि न एक लेते, तो भी सुशिक्षा तुम नित्य देते। तो खड़ी बोली के पूर्ण रूप से समृद्ध हो जाने के बाद उसमें जो सूक्ष्म अनुभूतियां हैं उनको अभिव्यक्ति देने वाली चित्रमयी लाक्षणिक शैली का विकास हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष आगे चलकर के छायावादी कवियों की कविता में देखने को मिलता है। उसके बाद है खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। तो द्विवेदी युग में गद्य जो क्षेत्र है या गद्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने के साथ साथ पद्य के क्षेत्र में भी खड़ी बोली की व्यापक प्रतिष्ठा सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो प्रयास हैं उनसे उनके समय में खड़ी बोली के प्रतिनिष्ठित स्वरूप की स्थापना हुई और पहले से चली जाने वाली जो व्याकरणिक असमानताएं समाप्त हो गई। द्विवेदी जी ने स्वयं अपनी कविताओं में संस्कृतनिष्ठ समस्त प्रदान पदावली का प्रयोग किया और दूसरों को भी इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो द्विवेदी युग की जो कविताएं हैं उसमें खड़ी बोली के दो स्पष्ट रूप दिखाई पड़ते हैं। एक उसका वह स्वरूप जिसमें बोलचाल के सीधे सरल शब्दों का प्रयोग हुआ और दूसरा वह रूप जिसमें तत्सम प्रधान जो शब्दावली है वह देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद जो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि रचनाकार हैं उनमें प्रमुख हैं कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, राय देवी प्रसाद, जिनको उपनाम है, जिनका पूर्ण नाम से वो रचना करते थे, पंडित नाथुराम शर्मा, पंडित गया प्रसाद शुक्ल, वो स्नेही जिनका उपनाम है, राम नरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीन। तो लाला भगवान दीन किस नाम से रचना लिखते थे? दीन नाम से। पंडित रूप नारायण पांडे, सत्यनारायण जो थे वो कवि रत्न नाम से रचना करते थे, इनका उपनाम था कवि रत्न। वियोगी हरि, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गिरधर शर्मा, सैयद अमीर अली। ये जो सैयद अमीर अली है ये मीर नाम से रचनाएं करते थे। कामता प्रसाद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह आदि। तो उसमें सबसे पहले है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में हमने पढ़ा था और इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उसको हम संक्षिप्त में देखते हैं।
कि खड़ी बोली का परिष्कार करके उसको इन्होंने स्थिरता प्रदान की थी। कविता में सहजता, सरलता और उपदेशात्मकता के जो गुण होते हैं वो विद्यमान होते हैं। तो इनके काव्य में दो प्रकार की भाषा प्रयुक्त हुई, एक तत्सम प्रदान भाषा और दूसरी सरल भाषा। सरल भाषा में जो शब्दावली थी उसका प्रयोग। तो पहले ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य सृजन किया, बाद में ब्रज भाषा एकदम ही छोड़ करके खड़ी बोली में काव्य सृजन करने लगे ये। फिर कविताओं के बीच बीच में सानुप्रास जो कोमल पदावली है उसको भी हम द्विवेदी जी की रचनाओं में देख सकते हैं। इस तथ्य पर सदैव बल दिया कि कविता की भाषा बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। तो बोलचाल से उनका अभिप्राय क्या था कि जो हिंदुस्तानी भाषा, ठेठ भाषा नहीं, लेकिन गद्य की जो व्यावहारिक भाषा है उसको वह बोलचाल की भाषा मानते थे। उसका परिणाम क्या हुआ कि उनकी जो भाषा है वो कैसी हो गई, गद्यवत। और अधिकांश कविताएं इतिवृत्तात्मकता है लिए हुए और इतिवृत्तात्मक हैं जिनमें लाक्षणिकता का अभाव है। तो जैसे यथा, सर्वथा, तथैव आदि शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा को और अधिक गद्य का स्वरूप प्रदान करता है। हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं रची हैं जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग कम किया गया है। अनुवाद में इनको पूर्ण रूप से सफलता मिली और द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन के कारण ही हिंदी में कई अच्छे कवियों का जन्म हुआ। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। इनके बारे में भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। आधुनिक कवि भी इनको कहा जाता है। इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था 1886 में और मृत्यु इनकी हुई थी 1964 ईस्वी में। तो द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि ये कहे जाते हैं। तो इनकी आरंभिक रचनाएं कोलकाता से एक पत्र निकलता था वैश्योपकारक, उसमें प्रकाशित हुई थी इनकी आरंभिक जो रचनाएं हैं। बाद में वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से उनका परिचय हुआ और वे सरस्वती पत्रिका में इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित होने लगी। तो द्विवेदी के आदेश, उपदेश या हम कह सकते हैं जो स्नेहमयी जो प्रोत्साहन है, उसने गुप्त जी की जो काव्य कला है उसको निखारने में सहायता प्रदान की। मैथिली शरण गुप्त जो थे वो प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। तो उन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और उसको प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। और उन्होंने जो रामचरितमानस महाकाव्य लिखा है उसी को उन्होंने मानस रूप में लिख करके हिंदी में राम काव्य का जो द्वितीय स्तंभ है मैथिली शरण गुप्त कृत रचना साकेत, उसको उन्होंने 2 महाकाव्यों और 19 खंड काव्यों में वर्णित किया है। किसको? अपनी रचनाओं को। तो गुप्त जी की जो रचनाएं हैं उसमें प्रमुख हैं 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य। तो काव्य जो है इनके भारत भारती, साकेत, रंग में भंग, जयद्रथवध, पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। ये विष्णुप्रिया, यशोधरा और ये साकेत, ये नारी प्रधान इनके काव्य संग्रह कहे जाते हैं। इसमें नारी प्रधान रूप से वर्णित की गई है। नाटक इन्होंने लिखा था तिलोत्तमा और चंद्रहास और अनाथ। साहित्यिक विशेषताएं क्या थी इनकी कि इनका जो चरित्र चित्रण कौशल है वो उत्कृष्ट एक प्रबंध कला का दस्तावेज कहा जा सकता है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली को जो काव्योपयुक्त रूप प्रदान करने वालों में
मैथिली शरण गुप्त सबसे पहले पंक्ति में दिखाई देते हैं। तो आरंभिक जो रचना है इनकी जयद्रथ व्रत वध, इसमें खड़ी बोली का प्रांजल रूप देखने को मिलता है। ये भारतीय संस्कृति के अनन्य प्रस्तुत करता है और सांस्कृतिक परंपराओं में पूर्ण आस्था रखने वाले मैथिली शरण गुप्त ने कभी युग धर्म की उपेक्षा नहीं की है और भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता होने के साथ साथ ये स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय कवि भी थे। इनका काव्य राष्ट्रीय भावना से भरपूर है। उसके बाद हम देखते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ये सब द्विवेदी युग के कवि और आचार्य हैं। इनका जन्म भी बिलासपुर एमपी में हुआ था और हिंदी, उड़िया, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी जो रचना है वो प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी और पद्म पुष्पांजलि प्रमुख रूप से है। उसके बाद पंडित रामचरित उपाध्याय, तो ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे और खड़ी बोली कविता से ये आकर्षित हुए थे। ये गाजीपुर के रहने वाले थे और इनकी जो रचना है वो है रामचरित चिंतामणि, ये प्रबंध काव्य, सूक्ति जो थी मुक्तावली और राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह आदि इनके काव्य संग्रह हैं। फिर पंडित नाथूराम शर्मा जो शंकर नाम से रचनाएं लिखते हैं, इनका उपनाम है शंकर। तो इनका जो जन्म है वो अलीगढ़ में हुआ था और ये हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता कहे जाते हैं। और इनकी जो साहित्यिक विशेषता है तो उसमें सभी प्रकार के जो इनके काव्य हैं उसमें सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है और ये अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। इनकी अतिशयोक्तियां आकाश पाताल को एक कर देती थी। तो समस्या पूर्ति में अति कुशल और ये सिद्धस्थ थे। छंद शास्त्र के ये कवि थे। रीतिकालीन पद्धति में इन्होंने श्रृंगारमयी रचनाएं भी की। तो सामाजिक कुरीतियां, बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, बाल विवाह, इन सब पर इन्होंने कटाक्ष भी किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। और इनकी जो कविता के प्रमुख विषय थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, विधवा विडंबना, अछूतों का जो उद्धार करना, ये इनकी कविता के प्रमुख विषय कहे जाते हैं। तो उसके बाद है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म जो है जौनपुर में हुआ था और इनकी जो साहित्यिक विशेषता है उसमें उसके लिए कहा जाता है कि मुक्त कविताओं में देशभक्ति, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण की प्रधानता उसमें देखी जाती है। तो खंड काव्यों में उपदेशात्मकता प्रधान है। व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को त्याग करके देश को सर्वस्व समर्पित करने की प्रेरणा ये देते हैं। खंड काव्यों में प्रकृति के मनोरम चित्र भी उपलब्ध हैं और कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे संपादक भी कहे जाते हैं। कविता कौमुदी जो इनकी रचना है उसका इन्होंने संपादन किया था। 8 भाग में उनका वह रचना वर्णित है। कविता कौमुदी एक पत्र है, इसका इन्होंने संपादन किया था। तो ये 8 भागों में है। इन्होंने इसमें कुशलता से हिंदी, उर्दू, संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया। लोकगीतों के संग्रह के लिए इनको यायावार भी बनना पड़ा और इसमें इनकी लगन और श्रमशीलता स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। उसके बाद है लाला भगवान दीन। तो ये दीन नाम से रचना करते थे और काव्य शास्त्र के पंडित थे। हिंदी, उर्दू और फारसी के ज्ञाता थे। वापस लगाना है। ये काव्य शास्त्र के पंडित थे, हिंदी, उर्दू और फारसी के ज्ञाता भी कहे जाते हैं। तो इनका जो काव्य है वो है वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन,
आदि इनके कविता संग्रह हैं, और नदी में दीन फुटकल काव्य संग्रह है इनका, और ये लक्ष्मी जो पत्रिका है उसके संपादक हैं। युवावस्था में पुराने ढंग की कविताएं इन्होंने लिखी और संपादक बनकर के खड़ी बोली की ओर इन्होंने अपना रुझान प्रकट किया और फड़कती कविताएं लिखने लगे, किंतु जो तर्ज था उनका मुंशियाना ही उन्होंने रखा था। तो उर्दू के बहरों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करते थे और खड़ी बोली की कविताएं वीर रस से संबंधित होने के कारण ये जोशीले भाषण का रूप धारण कर लेती थी, और वीर काव्यों में पौराणिक और ऐतिहासिक बहादुरों के चरित्र चित्रण में ओजस्वी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो प्राचीन काव्यों की टीकाएं लिख करके इन्होंने हिंदी साहित्य का, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत बड़ा उपकार किया है, और पुराने ढंग की कविताओं में उक्ति वैचित्र्य जो दिखाई देता है, लेकिन उसमें उर्दू की तर्ज को उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर है पंडित रूपनारायण पांडे। इनका जन्म 1884 में लखनऊ में हुआ था, और इन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा में कविताएं लिखी, ब्रजभाषा में, लेकिन बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से वो खड़ी बोली में काव्य सृजन करने लगे। तो इनका जो काव्य है वो है पराग और वन वैभव, इनकी जो मौलिक कविताओं का संकलन कहा जाता है। संपादन इन्होंने किया नागरी प्रचारक, इंदु पत्रिका और माधुरी पत्रिका का इन्होंने एक सफलतापूर्वक संपादन इनका कहा जा सकता है। और साहित्यिक विशेषताओं के रूप में हम कह सकते हैं कि इनका जो काव्य है वो अत्यंत भावुक और सरल कहा जा सकता है, और इनकी सहानुभूति पशु पक्षियों तक पहुंच जाती है, और संस्कृत और बंगला काव्यों का अनुवाद भी इन्होंने किया था। उसके बाद है पंडित सत्यनारायण कवि रत्न, इनको कहा जाता है। तो इनका भी जन्म जो है वो अलीगढ़ में हुआ 1880 में। बाल्यावस्था में इनके माता पिता का देहांत हो गया था, और इनका जो कृतित्व है उसमें प्रेमकली, भ्रमरदूत इनकी जो कविताएं हैं, और साहित्यिक विशेषताओं के रूप में हम कह सकते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें देश की नई पुकार भी कहीं कहीं सुनाई पड़ती है। तो ब्रजभाषा के सवैया पढ़ने का इनका ढंग ऐसा आकर्षक था कि जो श्रोता थे वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो इनके कुछ पदों में गहरी खिन्नता दिखाई देती है। नारी शिक्षा के ये पक्षधर थे, तो उन्होंने एक उदाहरण भी पेश किया कि नारी शिक्षा अनादरत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी, निरखी हाल मेरो प्रथम लेहु समझी सब कोई, विद्या बल लही मति परम अबला सबला होई। उसके बाद नाम आता है वियोगी हरि का। वियोगी हरि ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति के अनन्य उपासक हैं। इन्होंने अधिकतर पुराने जो कृष्ण उपासक भक्त हैं उन कवियों की प्रणाली पर अनेक रसमय पदों की सृजन इन्होंने किया या रचना इन्होंने की, और कभी कभी अनन्य प्रेम धारा से हटकर के देश की दशा पर भी लेखनी इन्होंने चलाई है। और इनका जो कवित्व है वो वीर सतसई इनकी रचना से प्रसिद्ध हुआ है, और अधिकांश भक्तिपरक और प्रेम प्रधान रचनाएं इन्होंने की, और देशभक्ति का वर्णन भी इन्होंने किया। वीर सतसई जो रचना है इनकी, उसमें प्रसिद्ध बहादुरों की प्रशंसाएं हैं, जो किस शैली में लिखा गया है, दोहा और दोहा छंद शैली में लिखा गया है। तो इनके पदों को पढ़ करके या सुन करके जो पाठक होते हैं वो मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। उसके बाद प्रमुख नाम जो है वो अयोध्या से उपाध्याय का लिया जाता है, जिसे हम हरियूद के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म निजामाबाद के आजमगढ़ में हुआ। ये द्विवेदी युग की महान विभूति और खड़ी बोली को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित करने वाले महान कवि माने गए हैं। हिंदुस्तानी मिडिल परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में अंग्रेजी पढ़ने लगे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण इन्होंने जो कॉलेज है वह छोड़ दिया और घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू पढ़ने लग गए थे।
तो इनकी जो रचना है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। सबसे प्रसिद्ध रही है प्रिय प्रवास और पद्म प्रसून, चुभदे चौपदे, चौखे चौपदे और वैदेही वनवास। पद प्रमोद, पारिजात, बोलचाल, ऋतुमुकुर, काव्योपवन, प्रेम पुष्पहार, प्रेम प्रपंच, प्रेम बाबू प्रसवन, प्रेम बाबू वारिधि आदि। और एक इन्होंने रीति ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है रस कलश। और गद्य तो इन्होंने कई लिखे जिसमें प्रमुख है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, प्रेम कांता, वेनिस का बांका और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि यह एक कवि, उपन्यासकार, आलोचक, इतिहासकार और भाषा विज्ञानवेत्ता थे। इन्होंने पुरातन संस्कृति का पुनरुद्धार और देश के युवकों का औचित्यपूर्ण पथ प्रदर्शन किया और कविता में उपदेशात्मक रूप का ग्रहण करके आरंभ से जीवन का उद्देश्य बनाया। तो साहित्य सेवा के प्रति ये समर्पित रहे थे। जो इनका प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली में लिखा गया है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, जिसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से उठा करके उन्होंने विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया। तो एक और निरलंकार सौंदर्य है तो दूसरी ओर संस्कृत की अलंकारिकता की जो पदावली है वो इनके काव्य में हम देख सकते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ जो इनकी रचना है उसमें संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान शब्द हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकारों का भी चित्रण किया गया है। तो करुण और शांत जो रस हैं वो अंगी रूप में आए हैं, बाकी जो सभी रस हैं वो अंग रूप में उसमें विद्यमान हैं। तो हरिओद सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी थे और एक प्रबुद्ध साहित्यकार कहे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे गिरधर शर्मा नवरत्न, सैयद अमीर अली, कामता प्रसाद गुप्त और बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, अन्य जो द्विवेदी युग के कवि और आचार्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।